नमस्ते मेरे प्यारे भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं बच्चों आप सभी लोग? नहीं, जहां तक गैप है, स्टूडेंट कैसे हैं? क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? बहुत बढ़िया बच्चों, मजा आया? मजा आ रहा है। तो स्टूडेंट, कल से हमने अपना चैप्टर शुरू किया है नया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति, जिसकी एक ही शीट है। और कल मैंने आपको किसी भी पॉइंट को ग्राफ पर कैसे दर्शाते हैं वो मैंने आपको बताया। किसी भी पॉइंट्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली लाइन के मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, हमने आपको यह समझाया। किसी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, किसी लाइन की इक्वेशन किसी इक्वेशन से किसी लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं, ये मैंने समझाया। ठीक है ना? चलो आगे। अगला कॉन्सेप्ट मेरे दोस्तों, आज की क्लास का अगला कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है मेरे भाई? चलो, अगर मेरे दोस्तों दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 हैं, मैं चाहे तो आपको इसको प्रूफ भी करके भी बता दूंगा। अगर हमारे पास दो पॉइंट x1 y1 और प्यारे बच्चों x2 y2 हैं, दो बिंदु x1 y1 और x2 y2 हैं, तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है, इनके बीच की दूरी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या होगी? सपोज ये दो पॉइंट्स है मेरे भाई, ए और बी। ये पॉइंट है ए, x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट है, दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है बच्चों? आप बोलोगे हाँ सर, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है। तो इन दोनों पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? तो पॉइंट ए और बी के बीच की जो दूरी होगी उसका सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, याद है किसी को कि सब भूल गए? √x2 - x1 का स्क्वायर, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो दो बिंदु जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 है, तो उनके बीच की जो दूरी होगी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। अब किसी को भी घटा लो, चाहे आप x1 में से x2 घटा लो, चाहे x2 में से x1 घटा लो, क्योंकि स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये कहीं हवा से नहीं आते मेरे भाई, ये सारे फॉर्मूले बेसिक से ही पैदा होते हैं। जैसे अगर मैं आपके सामने यहां पे बता दूं, शॉर्ट में बता देता हूं मेरे दोस्तों, कि जैसे ही आपकी एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सपोज जैसे मेरे दोस्तों ये आपकी एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 - y1 है, ये पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट x2 - y2 है। तो हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। ठीक है ना? इन दोनों पॉइंट्स के ए और बी के बीच की दूरी हमें निकालनी है। बताओ इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी? बताइए बच्चों। ये पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ये पॉइंट बी इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो हमें इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये ए बी, ये निकालना है। ये तो निकालना है, बताओ कैसे निकलेगा? ध्यान से सुनना प्यारे बच्चे। अगर इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, तो अगर मैं यहां से ये परपेंडिकुलर डालूंगा, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी मेरे प्यारे बच्चों? x1, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस x1, और ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी मेरे भाई? वाई एक्सिस पे ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? y1। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बच्चों? y1। ये y1 हो जाएगी। बोलो, बात समझ में आ रही है? भाई ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x1। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों यहां से यहां तक की? y1। ये डिस्टेंस आपकी y1 हो जाएगी, y1। बोले, आप बोलोगे हाँ जी सर।
अगर इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है तो आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, x2 और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों, y2, y एक्सिस के पैरेलल चलेगी दूरी, ये y2, ये डिस्टेंस आपकी y2 हो जाएगी। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर हमें इन दोनों बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी निकालनी है, तो आप यहां से मेरे दोस्तों एक लाइन खींच दीजिए जो 90 डिग्री के कोण पर मिलेगी, 90 डिग्री के कोण पर मिलेगी, और ये इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ये इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अब आप मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, ये डिस्टेंस कितनी है x2, ये डिस्टेंस कितनी है x1, तो ये डिस्टेंस कितनी बची फिर, x2 माइनस x1 बची, बोलो। अगर ये पूरी डिस्टेंस x2 है, ये x1 है, तो ये कितना बचा, x2 माइनस x1, तो यानी कि ये डिस्टेंस भी x2 माइनस x1 ही होगी कि नहीं होगी, आप बोलोगे हाँ सर, ये डिस्टेंस भी x2 माइनस x1 ही होगी। ऐसे ही मेरे प्यारे भाई बिल्कुल सामने सामने, अगर ये डिस्टेंस y1 है तो इसके सामने ये वाली डिस्टेंस भी y1 होगी, ये डिस्टेंस भी y1 होगी कि नहीं, अगर ये y1 है तो इसके सामने ये वाली डिस्टेंस भी y1 होगी, ये पूरा y2 है तो ये कितना बचा, y2 माइनस y1 बचा, ये डिस्टेंस कितना बचा, y2 माइनस y1, ये y2 है, ये y1 है तो y2 माइनस y1 बचा। ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, तो पाइथागोरस से कितना आ जाएगा, ये x2 माइनस x1 है, y2 माइनस y1 है, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आ गया मेरे दोस्तों दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला। तो सारे फॉर्मूले बेसिक से ही आते हैं, ठीक है, किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ केशव एक ही है, समझ में आया, कितने बच्चों के फॉर्मूला पहले से याद है, परसेंटेज क्यों नहीं करा है सर, परसेंटेज की तो शाम को क्लास हो रही है ना 4 बजे, परसेंटेज की क्लास 4 बजे है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की क्लास शाम को 6 बजे है। ठीक है सर जी, ये डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो है, आस्था कुमारी जी, हाँ जी, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, तो अगर दो बिंदु x1, दो बिंदुओं के कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी होगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। समझ में आया, हाँ जी राजकुमार यादव जी, सेक्शन फॉर्मूला भी बताऊंगा, हाँ केशव पहले लगा दो, कुछ सवाल बाद में काट लेना, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ भाई, सवाल करवाते हैं, हाँ। एक बात बताना कि अभी एएलपी का पेपर होने वाला है, टेक्नीशियन का पेपर होने वाला है, तो आप में से कितने बच्चे हैं जिन्हें रेलवे का पेपर देना है, तो कहां तक बेसिक करेंगे कि मुझे रिकॉर्डेड क्लास देखने, बेसिक की तो बेटा भी एक ही क्लास तो हुई है कल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की दूसरी क्लास है, यस तरुण के चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अरे घोंचो एक बार में सब कुछ बता दूंगा क्या, पैदा होती तुम्हारी उम्र 21 साल थोड़ी ना हो गई हैं, एक एक कॉन्सेप्ट जानना है धीरे धीरे, फिर एक एक पे सवाल करने हैं, हाँ आ जाइए, सवाल नंबर 1,
कल की क्लास में केवल मैंने आपको बेसिक बताया है, आज की क्लास से हम सवाल भी शुरू करेंगे। सवाल नंबर 1 ये बताइएगा, इफ द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 2k - 3, 5k + 1 is twice of its abscissa, then find the coordinate of its abscissa। यदि किसी निर्देशांक बिंदु का कोटि उसके भुज का दुगना है तो भुज का मान ज्ञात करें। आपको बताया मैंने आपको यह बताया है कि किसी भी पॉइंट के लोकेशन बताने के लिए, ग्राफ पे दर्शाने के लिए हमें पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होता है। जो पहला इसे बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, जो दूसरा इसे बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहा जाता है, इसी को बोला जाता है एब्सिसा, ABSCISS। और ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इसी को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर आया। तो बोला है किसी पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 5k + 1। ये एब्सिसा का डबल है, ठीक है ना। वाई कोऑर्डिनेट जो वो एक्स कोऑर्डिनेट का डबल है, यानी कि क्या आ जाएगा? 2k - 3 आ जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है। तो बताइए बच्चों, यहां से 6k - 5k, k आ गया, -2 × 6, 6 और 1 7, k की वैल्यू 7 आ गई। ठीक है जी। तो k की वैल्यू 7 आ गई। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इफ द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज ट्वाइस इफ एब्सिसा, ऑर्डिनेट एब्सिसा का डबल है। 2 दूनी 4k, 5k - 4k, k आएगा तो -7 आएगा, सॉरी, k की वैल्यू -7 आएगी बच्चों, -7। आपसे पूछा है भुज का मान, एब्सिसा की वैल्यू पूछे, तो एब्सिसा क्या है? एब्सिसा क्या है? 2k - 3, k का मान -7 आया है, तो 2 × -7 -14, -14 में -3 जोड़ूंगा, -17। तो इस सवाल का आंसर आ गया -17। आसान सवाल है। ठीक है बच्चे, ये चीजें मैं आपको कल की क्लास में पढ़ा चुका हूं। सर बताइए ना, आपके पास हेलीकॉप्टर है प्लीज? हेलीकॉप्टर भी है बेटा, प्राइवेट जेट भी है, और एक ट्रेन भी है मेरे पास। अगला सवाल, सवाल नंबर 2। ये एक ऐसा चैप्टर है जो एसएससी से ज्यादा रेलवे के पेपर में आता है। रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, इन दोनों पेपर्स में इस चैप्टर के सवाल बहुत आते हैं। देखिए सवाल आरआरबी एनटीपीसी के पेपर का, बताइए निम्न में कौन सा पॉइंट एक्स एक्सिस पर है? आपके पास 4 पॉइंट दिए हैं, 4 ऑप्शन दिए, बोला कौन सा ऐसा बिंदु है जो एक्स एक्सिस पर है? एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए। एक्स एक्सिस पर स्थित हर बिंदु का वाई निर्देशांक 0 होता है, यानी कि ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं है, ये नहीं है, ये आंसर है। ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस पर होगा, बी ऑप्शन। देखो इतने आसान सवाल पेपर में आते हैं। आगे अगला सवाल नंबर है मेरे भाई 3। ये बताइए बच्चों, मजा आ रहा है? द ग्राफ ऑफ इक्वेशन एक्स बराबर ए, एक्स बराबर ए का ग्राफ क्या होगा? यह सवाल सीजीएल मेंस 2021 के पेपर का है। सीजीएल मेंस 2021 के पेपर में यह कठिन सा सवाल आया था कि अगर कोई लाइन एक्स बराबर स्मॉल ए है जहां ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो लाइन क्या होगी? अगर लाइन एक्स बराबर ए है तो ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। मैंने कल की क्लास में ही पढ़ा दिया था है भाई। इस तरीके से है, अगर लाइन एक्स बराबर ए है तो सपोज ये a, 0 है एक्स एक्सिस पर पॉइंट, ये लाइन एक्स बराबर ए होगी, क्योंकि इस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा। इस लाइन पर जो भी बिंदु होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा। अगर कोई लाइन एक्स बराबर ए है तो वो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी। ये मेंस के पेपर का सवाल है, इसलिए मैंने आपको ये चैप्टर शुरू करने से पहले बोल दिया कि इससे पेपर में मुश्किल सवाल नहीं आते। आपके पेपर में डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कोई बहुत क्रिएटिव या तूफानी सवाल आपके एग्जाम में नहीं आता है। आगे
सवाल नंबर 4, ये बताइए, आरआरबी एनटीपीसी का मैं बहुत अच्छा कंटेंट तैयार किया हूं, सीट के अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीट के अलावा देखो, नॉर्मली टीचर इसको 2 क्लास में खत्म कर देते इस चैप्टर को, लेकिन मैं लेता हूं 6 से 7 क्लास। लेकिन मैं ये गारंटी से कहूंगा कि आपको केवल शीट के सवाल करने हैं, इसके अलावा ना तो आपको किसी बुक से प्रैक्टिस करनी है, ना कभी आपको यूट्यूब खोल के देखना, ना भी आपको गूगल पे सर्च करना, ना आपको प्री के कोई सवाल लगाने, ना मेंस के कुछ सवाल लगाने। जो कुछ है इस सीट के अंदर है, इस सीट से बाहर कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। ठीक है दोस्त? केशव पानी करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस? इनमें से कौन सी लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है? भाई अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के समांतर है, तो वो लाइन एक्स बराबर समथिंग होगी। अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के समांतर है तो लाइन एक्स बराबर समथिंग होगी, यानी कि उसमें वाई तो आएगा ही नहीं, उसमें वाई तो आना ही नहीं चाहिए, वाई तो आना ही नहीं चाहिए, यानी कि ये वाला ऑप्शन है बी, ये वाला ऑप्शन। अगर मैं इधर आ जाता हूं -2x इधर लाऊंगा तो क्या आ जाएगा? ये x -2x को इधर ले जाता हूं, 3x बराबर 4 - 3 1, तो लाइन आ गई x बराबर 1/3। ये जो लाइन है x बराबर 1/3, ये y एक्सिस के पैरेलल होगी। सवाल का आंसर बी ऑप्शन है, ना कि ए ऑप्शन। कौन सी लाइन y एक्सिस के समांतर है x बराबर 1/3? ये वाले। सपोज ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट 1/3, 0 है। अगर मैं इस पॉइंट से जाने वाली लाइन खींचता हूं तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा, कहीं भी पॉइंट लो, उसका x कोऑर्डिनेट 1/3 होगा, उसका x कोऑर्डिनेट 1/3 होगा, 1/3। तो y एक्सिस के समांतर जो भी लाइन होगी वो x बराबर समथिंग होगी। ये मैं कल पढ़ा चुका हूं भाई, कल पढ़ा चुका हूं। आपने कल का लेक्चर देखा ही नहीं तो आप आज ये बात समझ नहीं सकते। नेक्स्ट, अगला सवाल नंबर 5। ये वाला कॉन्सेप्ट मैं कल पढ़ा चुका हूं। नीचे दिए गए ग्राफ में लाइन ए बी क्या दर्शाती है? आपके सामने ग्राफ दिया, सवाल सीएचएसएल के पेपर का है, एसएससी सीएचएसएल 2023 के पेपर का सवाल है कि ये जो लाइन ए बी है, सॉरी यहां पे डायग्राम में भूल गए बनाना, ये जो लाइन ए बी है ये क्या दर्शाती है, यानी कि इस लाइन ए बी का इक्वेशन क्या है? ऑप्शन में लाइन ए बी की इक्वेशन पूछी है। तो भाई ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल, और ये लाइन -3 से होके जा रही है। इस लाइन पर आप कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, उसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 ही होगा। इस लाइन पर आप कोई भी बिंदु ले लीजिए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, उसका एक्स कोऑर्डिनेट -3 ही रहेगा। उस बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट -3 ही रहेगा। एक्स वाई एक्सिस से जो दूरी है -3 ही रहेगी, यानी कि इस लाइन पर स्थित हर एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट -3 होगा। तो इस लाइन की इक्वेशन है एक्स बराबर -3, या फिर ऑप्शन में तो है नहीं x + 3 = 0, तो इस लाइन की इक्वेशन है x + 3 = 0, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगर लाइन y एक्सिस के समांतर है तो x बराबर a होगी इक्वेशन। अगर लाइन मेरे भाई x एक्सिस के पैरेलल है तो इक्वेशन होगी y बराबर a। ठीक है, ये टाइप खत्म। अगला टाइप, नेक्स्ट टाइप, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल बताया था, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने वाला, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने वाला, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं जी। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, जस्ट आपको एवरेज, औसत ले लेना है, औसत। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। रिकेश कुमार जी बताएंगे, पहले ये तो समझ लो, छोटी छोटी बातें तो कर लो, धीरे धीरे सब कुछ आएगा। पॉइंट -4,7 और 2,3 को मिलाने वाले वृत्तखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक बताओ।
वृत्तखंड नहीं, रेखाखंड आएगा यहां पे, हिंदी में गलत है, रेखाखंड आना चाहिए। पॉइंट -4,7 और 2,3 को मिलाने वाले लाइन के मिड पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे? असिस्टेंट लोको पायलट के टीयर सेकंड के पेपर में आया था एवरेज। 2 पॉइंट है मेरे भाई, मैं डिटेल में बता दे रहा हूं, 2 बिंदु हैं जिनके कोऑर्डिनेट -4,7 और 2,3 है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो लाइन है, उस लाइन के मिड पॉइंट का, उस लाइन का जो मध्य बिंदु है M1, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? तो भैया एवरेज। एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है, एक्स को जोड़ के आधा कर दो, -4, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, -4 + 2/2। वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, वाई को जोड़ के आधा कर दो, 7 + 3/2 आ गया बच्चों आंसर। ये आंसर है। -4 + 2 -2/2, माइनस का 1, 7 3 10/2, 5, -1 और 5, -1 और 5 बी ऑप्शन आंसर आ गया। सर एएलपी क्या होता है? खुशी यादव जी, खुशी यादव जी, एएलपी एक जॉब होती है रेलवे में, असिस्टेंट लोको पायलट। असिस्टेंट लोको पायलट जो ट्रेन चलाते हैं ना, ट्रेन को चलाने के लिए जो ड्राइवर होता है, उस ड्राइवर को बोलते हैं असिस्टेंट लोको पायलट। पहले वो एक पायलट का असिस्टेंट बनता है, फिर धीरे धीरे 10-15 साल की सर्विस के बाद वो लोको पायलट बनता है, प्रमोशन के बाद। डायरेक्ट कोई लोको पायलट नहीं बनता, समझ में आया? जैसे फ्लाइट में पायलट होता है ना, पहले असिस्टेंट पायलट बनते हैं, उनके साथ एक सीनियर पायलट होता है, फिर धीरे धीरे 4-5 साल जब आप फ्लाइट उड़ा लोगे, फिर आप पायलट बनोगे, सीनियर। आगे इसका पेपर भी होने वाला है अब। नेक्स्ट सवाल 7, ये बताइएगा। बिल्कुल दिल्ली पुलिस के लिए भी है। तो टेक्निकल पोस्ट है, हाँ, टेक्निकल प्लस रेगुलर दोनों ही है, तभी हो पाता है अनुज सिंह पायक। पॉइंट P 8,5, पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट 8,5 है, रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है, ए के निर्देशांक 5, y है, बी के निर्देशांक x, -3 है, x का मान क्या है? नहीं कर सकते। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 5, y, बी के कोऑर्डिनेट है x, -3। अब लाइन ए बी का मिड पॉइंट है P, ए बी का मिड पॉइंट, आपसे x की वैल्यू पूछिए तो क्या दिक्कत है बेटा? अगर लाइन ए बी का मिड पॉइंट P है, आपको समझना चाहिए कि लाइन ए बी है, इसका मिड पॉइंट मध्य बिंदु P है, तो P के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे? एवरेज लेके। आपसे केवल x का मान पूछा है, y का तो पूछा नहीं है, तो भैया ये 5 है, x है, तो 5 + x/2 क्या आ जाएगा बेटा? मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है? 8, तो x का मान आएगा 8 दूनी 16 -5 11, x की वैल्यू 11 है, और ये आंसर है 11, ऑप्शन नंबर बी। सबका आंसर आ गया, कोई परेशानी नहीं, आ गया ये। सवाल है आपके सामने 8, बताओ। पॉइंट P लाइन ए बी का मिड पॉइंट है, P के कोऑर्डिनेट 1,3 है, A के कोऑर्डिनेट -3,8 है, B के कोऑर्डिनेट क्या है? अब देखो, आपको पूरी इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे जल्दी होगा। ध्यान सुनिएगा, 2 पॉइंट हैं A और B, हमारे पास 2 पॉइंट A और B हैं। A के कोऑर्डिनेट कितने? -3,8, A के कोऑर्डिनेट -3,8 है। ए बी का मिड पॉइंट है P, ए बी का मध्य बिंदु P है, ए बी का मिड पॉइंट है P, P के कोऑर्डिनेट 1,3 है, 1,3। आपसे पूछा है B के कोऑर्डिनेट क्या हैं, तो बस आपको इतना समझना है कि ये जो पॉइंट होगा P, ये A और B का एवरेज होगा, एवरेज। यानी कि अगर पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट 1 है, x कोऑर्डिनेट 1 है, यानी कि एवरेज 1 है, दो संख्याओं का एवरेज 1 है, तो जोड़ के कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए, दुगना। यानी कि इन दोनों के x कोऑर्डिनेट का सम 2 होना चाहिए। -3 में क्या जोड़ें कि 2 हो जाए 5,
यानी कि 5 आएगा। भाई 5 और -3 2 करोगे, 2 का आधा करोगे तभी तो 1 आएगा, तभी तो 1 आएगा कि नहीं आएगा। अगर पॉइंट पी का y कोऑर्डिनेट 3 है, अगर पॉइंट पी का y कोऑर्डिनेट 3 है, एवरेज 3 है, तो सम क्या होगा, 6 होगा। भाई अगर टोटल 6 आएगा, 6 का आधा करोगे एवरेज तभी तो 3 आएगा, सम 6 होना चाहिए। अगर ये 8 है, 8 में क्या जोड़ें कि 6 हो जाए, -2, यानी कि 5 कॉमा -2, ये बी के निर्देशांक है, डी ऑप्शन। समझ में आ गया मेरे भाइयों? मुझे लगता है कि आप ऐसा सवाल अब कर पाओगे, परेशानी आपको होगी नहीं। अगला टाइप, इससे ज्यादा मुश्किल सवाल बनेगा ही नहीं। अगला टाइप आपके सामने, बताइए बेटा, करो। मनीषा तिवारी जी, एवरेज, एवरेज का कंसेप्ट नहीं जानते? दो संख्याओं का एवरेज आता है, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो अगर दो संख्याओं का योग निकालना है तो एवरेज को 2 से गुणा कर दो, एवरेज को 2 से गुणा कर दो। मनीषा तिवारी, 0.3, और -2 -6 के बीच की दूरी क्या है, बताइए। अभी मैंने फॉर्मूला बताया, अगला टाइप आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला वाला है। डिस्टेंस फॉर्मूला अभी मैंने फॉर्मूला समझा दिया। 2.x1 y1 x2 y2 है, तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर है मेरे भाई, जैसे आप 3 में से -2 घटाइए, 5, 5 का वर्ग, प्लस 6 में से -6 घटाइए, 12, 12 का वर्ग, और 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर होता है 13 का वर्ग, अंडर रूट आ जाएगा 13, 13 आंसर है, 13। 5 12 13, बिल्कुल हो जाएगा हिमांशु शर्मा। ठीक है, आसान सवाल है ये तो। केशव, केशव, और काट देना आगे के, अभी लगा देना। 2.a cos α, 0 और 0, a sin α के बीच की दूरी कितनी है, एनटीपीसी के पेपर का सवाल। अभी मैंने समझाया मेरे भाई, क्या समझाया मैंने, दो पॉइंटों के बीच की दूरी √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब कैसे भी आप घटा लो, a cos α में से 0 घटाएंगे तो a cos α का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, प्लस 0 में से a साइन अल्फा घटाएंगे तो -a साइन अल्फा, -a साइन अल्फा का स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहां से अगर मैं a स्क्वायर कॉमन लूंगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जो ट्रिग्नोमेट्री में 1 हो जाता है, 1। तो ए स्क्वायर का अंडर रूट क्या आ गया, ए, यानी कि सवाल का आंसर आ जाएगा ए मोड ए। आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ये मोड का मतलब है आपको यहां से पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, मोड ऑफ ए आएगा। वैसे भी मोड की यहां पे जरूरत नहीं है, ये वैसे ए इसका आंसर हो जाएगा, ए। ए तो निगेटिव भी हो सकती है ना वैल्यू, ए तो निगेटिव भी हो सकती है, मोड ए आपको लेना, मोड ए, मोड ए आएगा, ए आंसर नहीं है मेरे भाई। मोड ऑफ ए, आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, पॉजिटिव। अगर आपके सामने लिखा हुआ है -3 मोड, तो इसका मतलब होता है 3। भाई ए का मान तो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। अगर सपोज ए का मान नेगेटिव है, -3, तो -3 थोड़ा ना आंसर होगा। आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो -3 का मोड कर लेंगे, 3 आ जाएगा मेरे भाई, इसलिए यहां पे मोड ऑफ ए आना चाहिए सही। मोड ऑफ ए का मतलब आपको केवल पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, ए की निगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। ठीक है, समझ में आया? आगे चलेंगे, अगला सवाल।
सवाल नंबर 11 आरआरबी एनटीपीसी में आया है, बताइए। यदि 2, -2 और 5, 2 एक स्क्वायर के लगातार दो शीर्ष हैं एक स्क्वायर के, तो वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है? आप जानते मेरे भाई, स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, स्क्वायर है तो स्क्वायर की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं, वर्ग में चार भुजाएं होती हैं, चारों बराबर होती हैं। ये जैसे स्क्वायर है, इसके दो लगातार शीर्ष दिए हैं, जैसे एक ये हो गया 2, -2 और एक ये हो गया जी 5, 2। तो आपसे पूछा है वर्ग की भुजा क्या है, तो भैया इन दोनों बिंदुओं के जो बीच की दूरी होगी लगातार, लगातार का मतलब मेरे भाई एक के बाद एक, ये एक आ गया, ये एक आ गया, एक के बाद एक, ये हो गया, ठीक है ना। अगर बोलता अल्टरनेट, अल्टरनेट का मतलब एक ये है फिर एक छोड़ के ये वाला लेते, लगातार बोला एक ये तो इससे अगला वाला ये, तो वर्ग की भुजा क्या आएगी? इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, सिंपल सा। और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला √x2 - x1 का वर्ग प्लस y2 - y1 का वर्ग। 5 में से 2 घटाएंगे 3 का स्क्वायर, प्लस 2 में से -2 घटाएंगे 4 का स्क्वायर, 9, 16, 25 का √5 यूनिट। तो स्क्वायर की साइड आ गई बच्चों 5 यूनिट, पहला ऑप्शन आंसर है 5। ठीक है, तो स्क्वायर की साइड 5 यूनिट्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सवाल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये वाला देखो मेरे भाई, ये वाला देखो, मजा आएगा ये सवाल आपको करके। बताइए, अगर आपने ये सवाल सही कर दिया तो आप किसी लायक है, वरना नहीं। हाँ जी, अब बताते हैं। यदि 2.4, 8 और k, -4 के बीच की दूरी 13 यूनिट है तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब आप मुझे बताओ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब 4 में से k घटाओ, 4 में से k घटाइए, 4 में से k घटाइए मेरे प्यारे में, 4 - k है ना स्क्वायर, और 8 में से -4 घटाइए, 8 में से -4 घटे 12, 12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 13। आपसे पूछा के की वैल्यू क्या होगी, तो भाई 13 कब आएगा? 5 12 से 13 आएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर मेरे भाई बराबर होता है 13 का स्क्वायर। 5 12 13 ट्रिपलेट है, रिलेशन बनाते हैं। अब आप मुझे बताओ, ये तो 12 का स्क्वायर है, यानी कि अगर 13 बनाना है तो ये किसका स्क्वायर बनना चाहिए? 5 का स्क्वायर बनना चाहिए कि नहीं? 5 का स्क्वायर। लेकिन यहां एक पेच फंसता, यही बच्चे गलती करते हैं। आप 4 - k को 5 भी ले सकते हो, या आप 4 - k को -5 भी ले सकते हो, क्योंकि चाहे आप 5 का स्क्वायर कर लो, चाहे आप 5 का स्क्वायर कर लो,
चाहे -5 का स्क्वायर कर लो, बात तो बराबर ही। और यही बच्चे यहीं पे बच्चे जो है गलती करते हैं, है भाई। स्क्वायर की साइड निकालनी है पीयूष सिन्हा, साइड भुजा निकालनी है, समझ में। यहां पे देखिए बेटा, अरे भाई साहब इतना लॉजिक नहीं जानते, चाहे 5 का स्क्वायर कर लो चाहे -5 का स्क्वायर कर लो, आना तो 25 ही है। आपने क्या किया होगा, 4 माइनस के की वैल्यू को 5 ले लिया, यहां से के का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहां से के का मान आ जाएगा 4 माइनस 5 -1। और आप 4 माइनस के को अगर -5 लोगे तो यहां से के की वैल्यू आ जाएगी 9। तो के दो मान है -1 और 9, यानी कि सी ऑप्शन है, ए एंड बी बोथ। सी ऑप्शन इसका ठीक आंसर है। अब बात आ गई बच्चों समझ में। तो दिस इज ए लिटिल ट्रिकी सवाल है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं आपसे एक और पूछ लेता हूं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एनटीपीसी के पेपर में सवाल आया था, एनटीपीसी के पेपर में 30 नंबर। करो बच्चों। अच्छा मनीष चौमिया जी, कोई बात नहीं। यदि 2 पॉइंट x,7 और 1,15 के बीच की दूरी 10 इकाई है, तो x की संभावित मान क्या है। तो देखते हैं मेरे भाई, दो पॉइंटों के बीच की दूरी क्या होती है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आप x में से 1 घटाते हो, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7 में से 15 घटाओ -8 का स्क्वायर बराबर 10। और आप जानते कि चाहे आप -8 का स्क्वायर करो चाहे 8 का स्क्वायर करो, बात तो सेम ही है। -8 का स्क्वायर या 8 का स्क्वायर, बात तो सेम ही है। अब आप मुझे खुद बताओ मेरे भाई, ये कब आएगा 10, 8 है, 6 8 10 ट्रिपलेट बनता है। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर होता है 10 का स्क्वायर, 6 8 10, ये तो 8 है ही, यानी कि ये 6 बनना चाहिए। x-1 की वैल्यू, x-1 की वैल्यू मेरे प्यारे भाई 6 बननी चाहिए। लेकिन x-1 6 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। कि आप चाहे 6 का वर्क करो चाहे -6 का वर्क करो, सेम ही आएगा। तो यहां से x की दो वैल्यू आएंगी, एक तो वैल्यू आ जाएगी 6 और 1 7, और एक वैल्यू आ जाएगी -1 उधर -5। तो 7 और -5 करके x की दो वैल्यू है, ए ऑप्शन। सब बच्चे समझ पाए, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 14 इस टाइप का आखिरी सवाल। यह सवाल भी एएलपी टीयर सेकंड के पेपर का है। सवाल यह, एक्स अक्ष पर वह कौन सा पॉइंट है जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर है। बहुत अच्छा सवाल है भाई। वो कौन सा पॉइंट है एक्स एक्सिस पर जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, बराबर दूरी पर है, ऐसा कौन सा पॉइंट है मेरे भाई। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो, जो आपको पसंद आए वो कर लीजिएगा। सवाल में दे रखा है कि एक्स एक्सिस पर ऐसा कौन सा पॉइंट है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है। जैसे दो पॉइंट हो गए, दो पॉइंट है, एक तो हो गया 2,-5 और एक ये हो गया -2,9। तो ऐसा पॉइंट ढूंढना है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर हो, एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट। एक्स एक्सिस पर ऐसा पॉइंट ये हो गया, ये सपोज ये इन दोनों से बराबर दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। तो ये आपको निकालना है मेरे भाई, ठीक है ना। विच पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस। एक बार बताओ, एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, यानी कि आपको केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालना है। एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, यानी कि पॉइंट क्या होगा, x,0, वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। यानी कि ये पॉइंट ऐसा है x,0 जो एक्स एक्सिस पर है और इन दोनों से बराबर दूरी पर है। बराबर दूरी पर है तो बेटा डिस्टेंस को बराबर कर दो, फॉर्मूला लगा दो, √x2 - x1 का वर्ग √x - 2 का स्क्वायर।
प्लस 0 माइनस 5, 5 का स्क्वायर बराबर राइट साइड में क्या आएगा अंडर रूट एक्स में से -2 घटाएंगे एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। ये आ गया मेरे भाई, समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में। अब आप यहां पे या तो सॉल्व कर लो पूरा पॉइंट एक्स कोमा 0 की इस बिंदु से दूरी को और इस बिंदु से दूरी को बराबर कर दिया। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर एकदम समझ में आया। एक्स कोमा 0 की पॉइंट 2 -5 से दूरी ये होगी, पॉइंट एक्स कोमा 0 की -2,9 से दूरी ये होगी, दोनों को बराबर कर दिया। बताओ कौन सा ऑप्शन यहां पे सेटिस्फाई करता है? कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन से देख लो, मैं सॉल्व तो करूंगा नहीं। सी ऑप्शन कर रहा है, सी ऑप्शन नहीं करेगा बेटा। एक्स -2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर एक्स प्लस 2 स्क्वायर और 9 स्क्वायर, यहां पे इसको सी ए ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। ए सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं x की जगह -7 रखता हूं, अगर मैं x की जगह -7 रखता हूं तो -7 और -2 -9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। x की जगह अगर -7 रखता हूं तो -7 प्लस 2 -5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रहा है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दोनों बराबर हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका ठीक आंसर है। ए वाला करेक्ट, ए वाला। ठीक है जी। पता नहीं आप सी ऑप्शन कैसे बताते हो बिना चेक करे। क्या आंसर है बच्चे इसका? ए ऑप्शन। अरे हां या ना? हद होती है भाई। अबे घोंचो ये बताओ तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? करना पड़ेगा उमेश। यस देवेंद्र प्रजापति, अर्थमेटिक एडवांस एक साथ चलता है। विच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2,9। एक्स एक्सिस पर ऐसा कौन सा बिंदु है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है? एक्स एक्सिस पर जो भी बिंदु होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। माना एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट एक्स कोमा 0 है जो इन दोनों से बराबर दूरी पर है, तो डिस्टेंस बराबर कर दिया एक्स -2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। एक्स एक्स कोमा 0 की इस पॉइंट से दूरी के एक्स प्लस 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर बराबर कर दिया। ऑप्शन से चेक करके देखा कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, पहला सेटिस्फाई कर रहा है। सॉल्व करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बात खत्म। टाइप खत्म बच्चों, अगला टाइप। ठीक है बच्चों, तैयार है अगले टाइप की तरफ? हाँ केशव, लगा दो सवाल पहले। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। हिंदी वाले भाई लिखेंगे विभाजन सूत्र, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। मेरे दोस्तों बचपन में आपने पढ़ाई होगा, प्रूफ नहीं बताऊंगा भैया मैं, प्रूफ की ना तो कोई जरूरत है ना कोई इस्तेमाल है और ना उसको सीखने से कोई फायदा होगा आपके तैयारी में। तो यहां पे दो तरीके से सेक्शन हो सकता है। पहला है इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। कौन है ये? पागल है ये। चलो इंटरनल डिवीजन कितने तक काटे? तो आज कोहली का बर्थडे है। अब मैं क्या करूं, कोहली का बर्थडे है तो
यस, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला एंड एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला, बिल्कुल सही, बचपन में पढ़ते थे ना, वही है जो बचपन में पढ़ते थे, वही है, कुछ अलग से नहीं है। सर सीट पूरे सवाल नोट्स में लिखना है क्या? अरे पूरे सवाल नहीं निकले, कम से कम फॉर्मूले तो लिखने पड़ेंगे ना भाई। सेक्शन फॉर्मूला सब लोग लिखेंगे, इंटरनल डिवीजन। ध्यान से सुनेगा मेरे भाई, ध्यान से देखो। सपोज मेरे दोस्तों ये एक लाइन है ए बी, ये एक लाइन है मेरे दोस्तों ए बी, ए बी। पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1 y1 है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x2 y2 हैं। सुनना मेरी बात को, एक लाइन है ए बी, पॉइंट ए और बी को मिलाया गया है, पॉइंट ए बी को मिलाने से एक लाइन बनी ए बी। ए के निर्देशांक x1 y1 है, बी के निर्देशांक x2 y2 है। इंटरनल डिवीजन का या आंतरिक विभाजन का क्या मतलब है? अगर मैं इस लाइन पर कोई भी पॉइंट लूंगा, कोई भी इस लाइन के ऊपर, अगर मैं इस लाइन के ऊपर कोई भी बिंदु लूंगा, तो ये जो बिंदु है इस लाइन को दो टुकड़ों में बांटेगा, दो टुकड़ों में या दो अनुपात में बांटेगा। अगर मैं इस लाइन पर कहीं भी कोई पॉइंट लूंगा, तो ये पॉइंट इस लाइन को दो टुकड़ों में बांटेगा, यानी कि दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एसी और बीसी में। इसे ही कहते हैं इंटरनल डिवीजन। तो इंटरनल डिवीजन तब होगा जब पॉइंट लाइन के ऊपर हो। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो हमारे पास एक लाइन ए बी है जिसके पॉइंट ए के निर्देशांक x1 y1, बी के x2 y2। इस लाइन ए बी पर सपोज कोई पॉइंट सी है, इस लाइन ए बी पर सपोज कोई पॉइंट सी है जो लाइन ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है इंटरनली। सी डिवाइड्स लाइन ए बी इंटरनली, लाइन ए बी इंटरनली इन द रेशियो mn, इन m/n। तो हमारे पास एक लाइन ए बी है, इस लाइन ए बी के ऊपर, लाइन ए बी के ऊपर एक बिंदु सी है, और ये पॉइंट सी जो है लाइन ए बी को m/n के रेशियो में डिवाइड करता है मेरे प्यारे भाई। तो अगर पॉइंट लाइन ए बी के ऊपर है तो हम उसे कहेंगे ये इंटरनल डिवीजन हुआ है भाई, लाइन ए बी का आंतरिक विभाजन, अंदर से विभाजन हुआ है। तो बच्चों इस पॉइंट सी के जो निर्देशांक होंगे, पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट होंगे, उसका फॉर्मूला क्या है, याद है किसी को? इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है? चलो मैं यहीं पे लिख देता हूं। पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है, याद है किसी को? बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखो ऐसे उल्टी गुणा करनी, उल्टी m की गुणा करनी है आपको x2 में, ध्यान सुनना, m की गुणा आपको करनी है x2 में, mx2 प्लस ये n की गुणा करनी है आपको x1 में, nx1 अपॉन नीचे क्या आएगा, m+n, दोनों रेशियो को जोड़ देंगे। ये पॉइंट सी का एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, उल्टी गुणा करने, देखो m की गुणा करनी है y2 में, m की गुणा y2 में, n की गुणा y1 में, इस तरीके से गुणा करनी है मेरे भाई, m की y2 में प्लस n की y1 में, अपॉन आपको डिवाइड करना है मेरे दोस्तों m+n से, अपॉन m+n ही आ जाएगा। कोई दुख तकलीफ परेशानी समस्या हुई क्या? नहीं हुई। तो ये आ गया मेरे दोस्तों पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट। हाँ जी, सर इंग्लिश में बता भाई, और कितना इंग्लिश में बताऊं? हैं? क्या अंग्रेजों की छठी वाला दो क्या? अंग्रेज चले गए और इनको छोड़ गए। अंग्रेजी में लिखी है हर बात, हिंदी में बोली है। एक्चुअली इनको अंग्रेजी से कोई प्यार नहीं है, इनको हिंदी से नफरत है।
कि मैं हर शब्द की हिंदी क्यों बोलता हूं, अंग्रेजी से कोई लेना देना नहीं है इन्हें। अगर मैंने लिख दिया इंटरनल डिवीजन और मैं आंतरिक विभाजन एक बार बोल रहा हूं तो कौन सी एस तैसी हो जाएगी तुम्हारी, कौन से प्राण छूट रहे हैं तुम्हारे हैं। थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, ठीक है। तो ये है सेक्शन फॉर्मूला इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन तब होगा जब लाइन के ऊपर हम कोई पॉइंट लेंगे। चलिए सेकंड, सेकंड कॉन्सेप्ट बच्चों आपको इसी में जानना है। सेकंड कॉन्सेप्ट एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन हिंदी में बाह्य विभाजन। एक्सटर्नल डिवीजन, बाह्य विभाजन। ठीक है, एक आपने याद कर लिया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, एक आपने याद कर लिया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे बच्चों। सपोज ये एक लाइन ए बी है। सपोज मेरे प्यारे भाई ये एक लाइन ए बी है, ए बी। यहां पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट है वो x2 y2 है। बिंदु ए के निर्देशांक x1 y1 है, बिंदु बी के जो निर्देशांक हैं वो x2 y2 हैं। बोलो हां, आप बोलोगे हां जी सर। मेरे भाई अब एक्सटर्नल डिवीजन का क्या मतलब है या बाह्य विभाजन का क्या मतलब है कि एक पॉइंट लाइन ए बी के ऊपर नहीं है, लाइन ए बी के ऊपर नहीं है, लाइन ए बी को आगे बढ़ाने पर, लाइन ए बी को आगे बढ़ाने पर यहां सपोज कोई पॉइंट सी है, कोई पॉइंट सी है, तो ये पॉइंट सी लाइन ए बी को दो टुकड़ों में डिवाइड कर रहा है। आप बोलोगे सर कहां डिवाइड कर रहा है, हमें तो दिख ही नहीं रहा। इस तरीके से कि पॉइंट सी की ए से दूरी, ये देखना, पॉइंट सी की ए से दूरी और पॉइंट बी की सी से दूरी, इन दोनों दूरियों का जो रेशियो है वो m रेशियो n है, वो m रेशियो n है मेरे भाई। पॉइंट ए की सी से दूरी और पॉइंट बी की सी से दूरी का जो रेशियो है ये रेशियो mn है। बात समझ में आई? यानी कि पॉइंट सी डिवाइड्स ए बी externally, point C divides AB externally such that AC से BC का जो रेशियो वो M रेशियो N है। अब बात समझ में आई? यानी कि पॉइंट सी की ए से दूरी, पॉइंट सी की बी से दूरी का रेशियो MN है, इसे बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। जरूरी कि पॉइंट सी ए बी के राइट साइड में लिया जाए, आप लेफ्ट साइड में भी ले सकते हो, लेफ्ट साइड में भी ले सकते हो मेरे भाइयों। ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई दुख तकलीफ समस्या परेशानी इसमें नहीं। तो ये फर्क है इंटरनल डिवीजन में और एक्सटर्नल डिवीजन में। तो लाइन ए बी पर सपोज एक पॉइंट सी है एक्सटर्नली कि एसी से बीसी का रेशियो m रेशियो n है। तो पेपर में अक्सर सवाल आता है इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं है, सेम टू सेम यही फॉर्मूला चिपकाना है, यही फॉर्मूला। बस यहां प्लस की जगह क्या रखना है, आपको माइनस रखना है, प्लस की जगह माइनस रखना है। आप बताओ, पॉइंट सी की ए से दूरी m है, बी से दूरी n है, तो m की गुणा करनी है x2 में, n की गुणा करनी है x1 में। m की गुणा x2 में करनी है mx2, बीच में बस माइनस लगाना है, माइनस nx1 बटे नीचे क्या आएगा बच्चों, नीचे आएगा m माइनस n कोमा या मल्टीप्लाई। m की गुणा करनी है आपको y2 में, my2 माइनस, और n की गुणा करनी है आपको y1 में,
-ny1 और बटे क्या आएगा मेरे दोस्तों m-n बटे आएगा m-n। खत्म खेल। सर क्या एक्सटर्नल डिवीजन को इमेजिनरी डिवीजन कह सकते हैं? नहीं भाई, इमेजिनरी क्या है, ये तो बिल्कुल सामने सामने दिख रहा है। नथिंग इज इमेजिनरी। तो एक्सटर्नल कट को एक बार और समझा दीजिए दिव्य ज्योति चक्रवर्ती। चक्रवर्ती जी सपोज, ध्यान सुनना, हमारे पास एक लाइन है। अब इस लाइन पर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इस लाइन के ऊपर ये जो पॉइंट है इस लाइन के दो टुकड़े करेगा, दो टुकड़े, एक टुकड़ा एसी हो गया, एक टुकड़ा बीसी हो गया, इनका अनुपात आ जाएगा। अगर एक पॉइंट इस लाइन ए बी के ऊपर ना लेके लाइन ए बी के बाहर लिया जाए, तो ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है बाहर, ये भी इस लाइन ए बी के दो टुकड़े कर रहा है। एक टुकड़ा यहां से ए से सी तक, एक टुकड़ा बी से सी तक। सपोज ए बी पे दो आदमी खड़े हैं, एक आदमी यहां पे खड़ा है सी पे, तो सी की ए से दूरी और सी की बी से दूरी, दो टुकड़े बन गए कि नहीं? तो ए सी बी सी ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन। यहां एसी से बीसी का रेशियो mn है, एसी बीसी का। अगर गौर से देखा जाए तो यहां भी एसी से बीसी का रेशियो mn है। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे। देखो, मैं आपको उसी कॉन्सेप्ट का प्रूफ समझाऊंगा जिसके प्रोसेस पे कोई सवाल बनता हो। प्रूफ क्या है? किसी भी फॉर्मूले का प्रूफ या सिद्ध करना क्या है? एक मैथमेटिकल प्रोसेस है, एक मैथमेटिकल अप्रोच है, और उसी मैथमेटिकल प्रोसेस को, उसी मैथमेटिकल अप्रोच को समझने की जरूरत है जिस पर सवाल बन सकता है। जिस पर सवाल ही नहीं बनता उसको सीखने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में? गणित में ऐसे ढेरों फॉर्मूले हैं, ढेरों। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको सीखने की कोई जरूरत नहीं कि कहां से आए, बस वो फॉर्मूला आना जरूरी है, फॉर्मूले का प्रूफ आना जरूरी नहीं है। ठीक है जी, हर एक कॉन्सेप्ट का प्रूफ नहीं करना मेरे दोस्त। सर सी लाइन के नीचे भी हो सकता है क्या? नहीं बेटा, उसी लाइन को आगे बढ़ाने पर होगा कहीं ना कहीं। तो मेरे दोस्त हम उसी चीज को प्रूफ सीखेंगे जिसके प्रोसेस पे कोई सवाल बनते हो, जिसका आपका एग्जाम में कोई फायदा हो, जिसका आपको नौकरी में सहयोग मिले। चलिए अब इस पे सवाल देखो। आप सवाल हम कर चुके हैं यहां तक 14, ये सवाल है बेटा 15। बताओ बच्चों 15। बिंदुओं -5,5 और 7,-3 वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या हैं? चार ऑप्शन है। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दैट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है मेरे भाई, ध्यान सुनिएगा। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो दो बिंदुओं को मिलाने से बना है, -5,5 और 7,-3। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने से बना है। बोला है उस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे जो इस सेगमेंट को 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता। सपोज यहां पर इस लाइन पर कोई पॉइंट भी ऐसा है जो इस लाइन सेगमेंट को 3:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। ठीक है ना? -5,5 और 7,-3 को मिलाने वाली लाइन को इंटरनली, सवाल में लिखा होगा इंटरनली एक्सटर्नली, 3:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे? क्या आप नहीं निकाल सकते पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट? बिल्कुल निकाल सकते हैं। या 3 की यहां 7 में गुणा होगी, 3 सत्ते 21, या 1 की -5 में गुणा होगी, 1 गुणा
5 और नीचे क्या आ जाएगा 3+1। ठीक है बच्चों, कॉमा। यहां 3 का वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। 3 की -3 में गुणा होगी 3 तिया -9, 1 की 5 में गुणा होगी +1 गुणा 5, और नीचे क्या आ जाएगा रेशियो का सम 3+1। अब आप मुझे बताओ 21 -5 16, 16/4 4 आ गया, -9 + 5 4, -9 + 5 -4, -4/4 -1 आ गया। तो 4 -1 आंसर है डी ऑप्शन, 4 -1। डेली के 1 1 2 2 करनी है स्वाति। बिग फैन ऑफ योर टीचिंग सर, वॉचिंग फ्रॉम मदुरई तमिलनाडु। अरे वाह युवा राजा जी, बहुत बढ़िया। तमिलनाडु से हमारे साथ भाई जुड़े हैं। हमें मदुरई मीनाक्षी टेम्पल आना है यार घूमने के लिए। तो युवा राजा जी, जैसे हम अभी हमारी एप्लीकेशन आई थी टेस्ट रैंकर, तो उसमें मैं स्टैटिक्स चेक कर रहा था। तो जैसे हमने ऐप लॉन्च की जिसपे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट उसमें यूपी से थे, फिर बिहार से थे, फिर राजस्थान से थे, फिर मध्य प्रदेश से थे, फिर शायद महाराष्ट्र से थे, नहीं झारखंड से थे। अब मुझे बताओ कि क्या तमिलनाडु में, तेलंगाना में, केरला में है, यहां भी हम बच्चे तैयारी करते हैं क्या? आंध्रा में? यहां भी बच्चे हमसे पढ़ते हो कि मैं प्रॉपर ठेठ हिंदी में पढ़ाता हूं, और यहां से यूपी बिहार राजस्थान वाले बच्चे ज्यादा कनेक्ट करते हैं। तो क्या तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्रा में भी बच्चे पढ़ते हैं हमसे भाई? साउथ के कितने स्टूडेंट हैं? सवना कहने दिल्ली, अरे भाई दिल्ली में है ही कितने, तन्नक सी दिल्ली है। कोलकाता? चलिए, हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही एक सवाल है 16, आप मुझे करके बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है। आप मुझे करके दिखाएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। सवाल नंबर 16, जल्दी से करके बताओ। आया?
यस, सब बच्चों का आ गया, बी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड। 11/3। चलो आगे, सवाल नंबर 16 के बाद होगा हमारे पास सवाल नंबर 17। देखते हैं ये सवाल कौन करेंगे। पॉइंट ए लाइन बीसी को 5:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। बी के निर्देशांक 6, -4 है। सी के निर्देशांक 9/5, 8 हैं। तो आपसे पूछा है पॉइंट ए के निर्देशांक क्या हैं। बहुत बढ़िया, उल्टा सवाल है। देखो बच्चों, इस सवाल में ना इंटरनली एक्सटर्नली कुछ तो लिखा नहीं है। अगर सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो आप मान के चलेंगे अंतः विभाजित कर रहा है। ठीक है बेटा, इंटरनली डिवीजन हो रहा है, इंटरनली डिवीजन समझ में आया। अगर सवाल में कुछ मेंशन नहीं है तो आप इंटरनल डिवीजन मान के चलोगे। अब सवाल में बोला है कि पॉइंट ए लाइन बीसी को 5:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। लाइन बीसी है, अब ये पॉइंट ए इस लाइन पर है। अब पॉइंट ए जो है इस लाइन बीसी को 5:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। पॉइंट ए, बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 6, -4 हैं। बी के कोऑर्डिनेट 6, -4 हैं। और सी के जो कोऑर्डिनेट है 9/5, 8 है। सी के जो कोऑर्डिनेट है वो 9/5, 8 है मेरे भाई। ठीक है ना। पॉइंट ए लाइन बीसी को 5:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। बी के कोऑर्डिनेट 6, -4 है। सी के 9/5, 8 है। आपसे ए के कोऑर्डिनेट पूछे तो क्या आप नहीं निकाल सकते? अरे तो वही सवाल हो गया सेम टू सेम, फिर से अलग तो कुछ हुआ ही नहीं। मुझे लगा कुछ अलग होगा। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, दिमाग में जल्दी करने की कोशिश करो। 5 की 9/5 में गुणा करेंगे 9, 1 की 6 में गुणा करेंगे 15, 15/6 करूंगा 2.5। 5 की 9/5 में गुणा करेंगे 9, 1 की 6 में गुणा करेंगे 6/5 + 1 करेंगे तो 15/6 यानी कि 2.5। तो 2.5 आएगा, 2.5 आएगा, यानी कि आंसर ये नहीं है, आंसर ये नहीं है। उसके बाद मेरे दोस्तों, 5 की 8 में गुणा करेंगे 40, 1 की -4 में गुणा करेंगे -4, नीचे 5 + 1, 40 - 4 36/6, 9। 5 की 8 में गुणा करेंगे 40, 1 की -4 में गुणा करेंगे -4, और नीचे आएगा बटे 5 और 1 6। तो ये आप तो आपको 9 आएगा। 2.5 और 9 आना चाहिए बेटा आंसर। कुछ गड़बड़ है क्या? तो 2.5 और 9 आएगा बेटा। यहां पे टाइपिंग में मिस्टेक है। 2.5 और 9 इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन। 2.5 और 9। सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है। 36/6 है ना, ये 36/6 6 ही आएगा। 2.5 और 6, यही आंसर है, डी ऑप्शन। 2.5 और 6, 2.5 और 6। आगे चलें, अगला सवाल। सवाल है आपके सामने 18, ये बताइए। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है। दिस इज द इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखते हैं इस सवाल को कौन कर पाता है। यहां उल्टा पूछा गया, करो जरा। इस सवाल को कौन करेगा मेरे भाई, आप में से बताएं। The ratio in which point 4,5 divides the line joining the points 2,3, 7,8। वह अनुपात बताओ जिसमें 4, 5 इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को विभाजित करता है। ये आपसे पूछा है। देखो मेरे भाई, आपसे ये उल्टा क्वेश्चन है और मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। वह रेशियो बताओ जिसमें पॉइंट 4,5
2,3 और 7 8 को डिवाइड करता है, तो हमारे पास 2 पॉइंट है, 2,3 और 7,8। अब बोला है पॉइंट 4,5 जो है, 4,5 जो है मेरे भाई, इन दोनों को 2 3 और 7 8 को मिलाने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये आपसे पूछा है। अगर आपने मेरे दोस्तों यहां पे m रेशियो n मान लिया तो भसड़ फैल जाएगी, कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी, आंसर आ जाएगा। m रेशियो n आ गया, फॉर्मूला लगाओ, आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है। या फिर कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, ऐसी कर लीजिए, और एक ही कोऑर्डिनेट से आंसर आ जाएगा, एक से ही, दो को लगाने की जरूरत है ही नहीं। m रेशियो n मार लीजिए, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। सपोज ये जो पॉइंट है 4,5, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन को m रेशियो n के रेशियो में डिवाइड करता है। m की गुणा कर देंगे 7 में 7m, n की गुणा कर देंगे 2 में 2n अपॉन m प्लस n। ये x कोऑर्डिनेट मैंने निकाला, और x कोऑर्डिनेट क्या है, 4 के बराबर है। मैंने केवल x कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल ली है, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू नहीं निकाली। x कोऑर्डिनेट से ही सवाल सॉल्व हो जाएगा, केवल x कोऑर्डिनेट से ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। m की 7 में गुणा 7m और n की 2 में गुणा 2n अपॉन m प्लस n बराबर 4, इसकी यहां पे गुणा होगी तो 4m प्लस 4n हो जाएगा। 7m में से 4m घटाएंगे 3m बराबर, 4n में से 2n घटाएंगे 2n, यहां से m से n का रेशियो कितना आएगा, 2/3। तो 2:3 इस सवाल का आंसर है, यानी कि 2:3 में डिवाइड करेगा, पहला ऑप्शन 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेगा। हाँ, के रेशियो 1 वाला भी तरीका है और ये भी तरीका है मेरे भाई, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सवाल है आपके सामने यहां पर 19। करिए, in what ratio x-axis will divide a line segment which is obtained by joining points 9,14 and 4,-6। बहुत अच्छा सवाल है। एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में डिवाइड करेगी। अब जैसे मेरे भाई आपके सामने मैं बना के दिखा दूं, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ठीक है जी, ये आपकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस हो गया। तो सवाल में ये बोला गया इन व्हाट रेशियो एक्स एक्सिस विल डिवाइड इन द लाइन सेगमेंट विच इज ऑब्टेन्ड बाई जॉइनिंग पॉइंट्स 9,14। अच्छा 9,14 यहां पे हो जाएगा कहीं पहले क्वाड्रेंट में, एक्स पे 9 चलेंगे, वाई पे 14, 9 14 यहां पर हो जाएगा। और दूसरा है मेरे भाई, ये दूसरा पॉइंट कौन सा है, 4,-6। तो 4,-6 सपोज को पॉइंट यहां पे हो जाएगा, यहां पे 4,-6। तो अगर मैं इन दोनों को मिलाऊंगा तो एक्स एक्सिस में साफ साफ देख सकता हूं इंटरनली डिवाइड करेगा। एक्स एक्सिस दो है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को इंटरनली डिवाइड करेगा, क्योंकि ये पॉइंट यहां पे डिवाइड करेगा मेरे भाई, ये पॉइंट, ठीक है। किस अनुपात में डिवाइड करेगा, माना m रेशियो n के अनुपात में डिवाइड करेगा, mn के रेशियो में डिवाइड करेगा, mn के रेशियो में। बात समझ में आई। देखो अगर पहले पॉइंट 9,14 दिया है, बाद में 4-6 दिया है, तो यहां ये जो लाइन है एक्स एक्सिस, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को पहले दूरी पॉइंट 9,14 से लेनी है, बाद में 4,-6 से लेनी है। जो पहले आएगा पहले खाएगा। बताओ किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये आपको निकालना है। आप जानते एक्स एक्सिस पर ये जो भी बिंदु होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं पता, लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता लेकिन वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। हमें एक्स कोऑर्डिनेट नहीं पता लेकिन वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। एक्स एक्सिस पर स्थित हर बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो आप यहां पे वाई कोऑर्डिनेट पे फॉर्मूला लगा लो 0। क्या आएगा बेटा, m की -6 में गुणा करेंगे, माइनस का 6m, 4 की 9 में गुणा करेंगे, सॉरी n की 9 में गुणा करेंगे, सॉरी n की 14 में गुणा करेंगे, 14n और अपॉन m प्लस n, तो 0 हो जाएगा। तो 6m बराबर आ जाएगा 14n, 6m बराबर 14n, तो mn का रेशियो आ जाएगा 7। m से n का रेशियो आ जाएगा 14/6, जो कि 7/3 हो जाएगा, और ये आंसर है
m से n का रेशियो, बी ऑप्शन 7 थी, करेक्ट है। ठीक है, मजा आया सवाल करके। नेक्स्ट, अगला सवाल नंबर 20 करिए, जल्दी से करके बताएंगे। नहीं सीखा, आज तो हुई है। मिड पॉइंट का रूल नहीं है भाई अयन पत्रा जी, सेक्शन फॉर्मूला लगाया, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लगाया है। हमें केवल वाई कोऑर्डिनेट पता था, तो मैंने केवल वाई कोऑर्डिनेट पर सेक्शन फॉर्मूला लगाया है, एक्स कोऑर्डिनेट पर नहीं लगाया। सवाल नंबर 20 करके बताएंगे आप हमें। पॉइंट ए 4,2 लाइन बीसी को 2,5 के अनुपात में डिवाइड करता है, बी के कोऑर्डिनेट 2,6 हैं, सी के कोऑर्डिनेट 7 वाई हैं, वाई का मान क्या होगा? केवल वाई पे फॉर्मूला लगाना है मेरे दोस्तों। ये लाइन होगी बीसी, बीसी, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट ए जो है बीसी को 2,5 के रेशियो में डिवाइड करता है, बी के कोऑर्डिनेट 2,6 हैं, सी के कोऑर्डिनेट 7,y है। आपसे y की वैल्यू पूछे तो y वो लगा लीजिए मेरे दोस्तों, ए के कोऑर्डिनेट है 4,2। तो आप मुझे बताओ, पॉइंट ए जो है बीसी को 2,5 के अनुपात में डिवाइड करता है, तो पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट कितना है? 2, 2 की y में गुणा होगी 2y, 5 की 6 में गुणा करेंगे 30, अपॉन रेशियो 2 + 5, तो 2 5 7 दूनी 14, 14 माइनस 30 माइनस का 16, माइनस 16/2 -8, वाई की वैल्यू आ गई -8, और -8 ही इसका आंसर है। खत्म। जब हमें एक्स एक्सिस से कोई, एक्स कोऑर्डिनेट से कोई मतलब ही नहीं, तो वाई कोऑर्डिनेट पे फॉर्मूला लगाएंगे, -8 इसका आंसर है। ठीक है जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट और लास्ट सवाल होगा इस पे। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 21, बनाओ। दो बिंदु हैं जेड और एक्स, हमारे पास दो पॉइंट है मेरे भाई, जेड और एक्स। जेड के कोऑर्डिनेट 4, -5 है, एक्स के कोऑर्डिनेट 7, -1 है। तो बोला है पॉइंट वाई जेड एक्स को 4:3 में एक्सटर्नली डिवाइड करता है, एक्सटर्नली डिवाइड, पॉइंट वाई जेड एक्स को 4:3 के अनुपात में बाह्य विभाजित करता है। जेड एक्स को डिवाइड कर रहा है, जेड एक्स को डिवाइड करने का मतलब जेड से एक्स की तरफ आगे बढ़ाओ, यहां कोई पॉइंट वाई है, ये पॉइंट वाई है, और ये जो पॉइंट वाई है लाइन जेड एक्स को 4:3 में डिवाइड करता है, यानी कि ये और ये, इन दोनों लेंथ का जो रेशियो वो 4:3 है। 4:3 आप बोलोगे हाँ जी सर। पूछा है वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, क्या वाई के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकते? तरीका वही है, 4 की 7 में गुणा करेंगे 28, माइनस 3 की 4 में गुणा करेंगे 12, और नीचे आएगा रेशियो का डिफरेंस 4 - 3। ऐसे ही 4 की या -1 में गुणा करेंगे -4, माइनस 3 की -5 में गुणा करेंगे, और नीचे रेशियो का डिफरेंस 4 - 3। 28 - 12 16/1 16 हो गया, ये 15 - 4 11 हो गया, तो 16 11 इस सवाल का आंसर है। 16 11 पहला ऑप्शन, 16 11 खत्म। इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों आज के समाचार समाप्त हुए। लोकिंदर हाडा जी का आज बर्थडे है, तो लोकिंदर जी हैप्पी बर्थडे। कौन सी भेज रहा हूं? ठीक है भाई, बस आज के समाचार समाप्त, बाकी करेंगे अब